हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुपुर गुलाटी आपके साथ में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पार्ट 3। इसके 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने किया जितने भी आपके क्वेश्चंस 2018 और 19 के थे वो, और जो कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे 5 थे जो हम लोग एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा माइटोकॉन्ड्रियन और माइटोकॉन्ड्रिया या सेल के, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में क्या हुए थे, रिपीट हुए थे। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने करे सारे डिस्कस। अब हम करने जा रहे हैं इसके आगे पार्ट 3 वीडियो में हम लोग सब क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई और जो क्वेश्चन 2018 और 19 में आया हुआ है वो सब डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो करें स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। इनमें से कौन सा भाग ब्रीदिंग में काम नहीं करता? ब्रीदिंग में काम कौन सा पार्ट नहीं करता है? देखो, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है? वो पाइप होती है जिस पाइप के थ्रू एक मोटी चौड़ी पाइप होती है जिस पाइप के थ्रू हवा अंदर जाती है। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया होता है इस पूरी पाइप को सी शेप के लिगामेंट्स होते हैं, वो सी शेप के लिगामेंट्स इसमें लगे रहते हैं। सी शेप के पूरे लिगामेंट्स लगे रहते हैं ताकि ये आपस में कोलैप्स ना कर जाए, ये आपस में मिक्स ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हैं। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल कहाँ पे आती है? बोमेन्स कैप्सूल आती है हमारी, बोमेन्स कैप्सूल किडनी के अंदर। तो बोमेन्स कैप्सूल हमारी किसी भी तरीके से काम नहीं करती। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम होता है जो यहाँ पे नीचे लगता है, उसे डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम एक पतला सा लिगामेंट होता है जो लंग्स के नीचे होता है। जब हम सांस लेते हैं, देखो, तो जितना भी हमारा, जब मैंने सांस लिया तो ये वाला सारा हिस्सा जो रिबकेज थी, पसलियां थी, ये ऊपर चली गई, और जो नीचे होता है डायफ्राम, ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है। इसकी मूवमेंट की वजह से जो लंग्स होती है, लंग्स के अंदर एक्शन, कैपिलरी एक्शन बनता है, मतलब उसके अंदर जगह खाली होती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक शैम्पू की बोतल है, हम लोग इंडियंस है, ये हम सब ने करा हुआ है। शैम्पू की बोतल हुई है, शैम्पू खत्म हुआ, क्या करेंगे, उसमें पानी भरेंगे। पानी कैसे भरेंगे? बहुत छोटा सा होल है उसमें, उसको दबा देंगे, उसमें से सारी हवा निकाल देंगे, पानी में डालेंगे, छोड़ देंगे, पानी भर जाएगा उसमें। ये हम बचपन से सीखे हुए हैं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम कौन है, इंडियंस। तो ये हम पहले से ही करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, जब पानी सारा भर गया, सेम इसी तरीके से लंग्स करता है। डायफ्राम नीचे खींचता आता है, लंग्स खुल जाता है, लंग्स में जगह बन जाती है, बाहर से ऑक्सीजन आ जाती है। तो सब, इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ बोमेन्स स्प्यूटम। बाकी सारे हमारे जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के अंदर काम करते हैं, सिर्फ बोमेन्स कैप्सूल नहीं करता। क्योंकि बोमेन्स कैप्सूल क्या है? बोमेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ किडनी। ये किडनी का पार्ट है, ये ब्लड को प्योरीफाई करने के काम में आता है। किडनी के अंदर एक होता है नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल कहाँ काम में आता है? बोमेन्स कैप्सूल काम में आता है हमारी किडनी के अंदर। बोमेन्स कैप्सूल हमारे काम में नहीं आता ब्रीदिंग में। डन, आगे चले, चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज करेक्ट। इसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के लिए कौन सी करेक्ट है? थैलोफाइट्स हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडीज डिजाइन। थैलोफाइट्स होता क्या है? थैलोफाइट्स होता है एल्गा। इन्होंने थैलोफाइट दिया हुआ है। थैलोफाइट का दूसरा नाम जो होता है वो होता है एल्गा। ठीक, थैलोफाइट का दूसरा नाम होता है एल्गा। इसके पास में बहुत वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अलग अलग। डिफरेंशिएटेड मतलब हुआ कि 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे हम लोगों की बॉडी 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। दूसरा, फ्यूनेरिया एज अ फंगस। क्या फ्यूनेरिया फंगस है? नहीं, फ्यूनेरिया फंगस है ही नहीं। फ्यूनेरिया क्या है? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों भाई? फ्यूनेरिया क्या होता है? फ्यूनेरिया हमारा ब्रायोफाइट्स का आता है। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट्स का एक एग्जांपल होता है। ब्रायोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जो जमीन पर भी रह सकते हैं।
उन पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन पौधों को हम लोग बोलते हैं, उन पौधों का एक एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, इनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, या हम इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, लिवरवॉर्ट या मोसिस, ये ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है, ये फंगस नहीं है। बाकी दोनों ठीक है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct sequence of level of hierarchy of classification of organism from higher to lower? उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों का सही अनुक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसकी हायरार्की बतानी है। ये हायरार्की हम लोगों को कैसे, हम लोग को कहाँ से पता लगेगी? इसकी हायरार्की हम लोग को याद करनी पड़ेगी। इसकी हायरार्की हम लोग को याद कैसे करनी पड़ेगी? इसका हायरार्की होती क्या है? इसकी हायरार्की होती है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। देख लो आप लोग कौन सा करेक्ट है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऐसे होती है, ठीक है। तो अगर मैं उसके हिसाब से चलूं, ये पूरी हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब क्या है? देखो भाई, हम लोगों को वर्गीकृत करना है जीवों को। हम जीवों को वर्गीकृत कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं? हम उनका ग्रुप बना देते हैं। पर अगर मुझे किसी एक इंसान को, किसी एक जीव को, किसी एक प्रजाति को क्लासिफाई करना है तो कैसे करेंगे? पहले जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बिल्ली, शेर, तेंदुआ, चीता, टाइगर, लायन, ये सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं। जैगुआर, ये सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं। अब सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं, पर हैं क्या ये? है तो ये शेर। फैमिली इनकी सेम है, पर इनका जीनस और स्पीशीज अलग होगा। इनका ऑर्डर सेम होगा, क्लास सेम होगा, फाइलम सेम होगा, किंगडम सेम होगा, पर इनका जीनस और स्पीशीज क्या होगा? सबका अलग अलग होगा। अगर हम लोग इंसान और अगर हम लोग शेरों का चेक करें तो हम लोग का किंगडम सेम है। हम दोनों एनिमल किंगडम है, हम दोनों जानवर हैं। हम सिर्फ, मैं नहीं, तुम लोग भी, सब लोग इंसान है, जानवर, ठीक है। ऐसा नहीं है मैम बोल रही है तो सिर्फ आप ही जानवर हो, सब जानवर है। इंसान जो होते हैं ये बड़े वाले जानवर होते हैं, तो हम लोग सब कौन है? हम लोग सब जानवर हैं। तो अगर हम अपना क्लासिफाई करें ह्यूमंस का और शेरों का, तो ह्यूमंस और शेरों का किंगडम सेम है। हम दोनों किस में आते हैं? एनिमेलिया में आते हैं। हम दोनों का फाइलम भी सेम है। हम दोनों किस में आते हैं? कॉर्डेट्स में आते हैं। हम दोनों का क्लास भी सेम है। हम दोनों किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। पर हमारा फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या है? ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या होता है? ये क्लासिफिकेशन करने का तरीका होता है। किसी भी जीव को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है? भाई इसके कॉमन फीचर्स कैसे हैं? ये जानवर है और इंसान भी जानवर है, तो हम सब इनको एनिमल किंगडम में रख देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हमें समझ तो आ गया, पर इनके पास में पीछे एक कॉर्ड भी है, और ये इस तरीके से कॉर्ड इनकी सीधी भी रहती है, तो मतलब ये कॉर्डेट्स है। कॉर्डेट्स तो शेर भी है भाई, इनको इकट्ठा रख देते हैं। फिर बोलते हैं अरे अरे ये तो मैमल्स भी है, तो अपने बच्चों को दूध भी पिला सकते हैं, फिर ये इकट्ठे हो गए। पर अब अलग कहाँ से है? अलग आए कि भाई हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारा इंटरनल बॉडी इंटैक्ट है, अलग है शेरों से। तो यहाँ पर क्या हुए? हम लोग अलग हुए, हम लोग का नाम अलग हुआ, हम लोग की फैमिली अलग हुई, यहाँ पर हम लोग अलग आए, पर शुरू से हम लोग सेम आते रहे। इसको बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की में हम सारे जीवों को इकट्ठा करते हैं। जीवों को इकट्ठा करके क्या करते हैं? सारे जीवों को इकट्ठा करते हैं, और जीवों को इकट्ठा करके उनको अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरीके से नाम में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2019 में आया था पर घुमाकर, ठीक है। आगे चलें। दूसरा देखो, फैमिली, क्लास, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, गलत है। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, स्पीशीज, जीनस, गलत है। क्लास, फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज, गलत है। ये क्वेश्चन आप तभी बता पाओगे जब आपको पूरे हायरार्की याद होगी। आपको किंगडम से लेकर स्पीशीज तक पूरी हायरार्की याद होनी चाहिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर नहीं लिखा है, नहीं पता है, तो आप इसे लिख लो। किंगडम, फाइलम, इससे पहले किंगडम आएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक। ये इसकी क्या है? पूरी की पूरी प्रजाति है, ठीक। जीनस के बाद में स्पीशीज भी आता है। डन। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट, फटाफट से आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कमेंट बॉक्स में।
कोई भी ये नहीं सोचेगा भाई आंसर बताओ, तो हम सिर्फ सुन रहे हैं, नहीं, आप फटाफट से आंसर करेंगे और इन द एंड आप लोग अपने मुझे मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे आप लोग को कितने क्वेश्चन आते थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है, और कितने नहीं आते थे ये भी बताना है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट इज करेक्ट? पादपों में मेरिस्टमी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये डेड टिश्यूज होते हैं और फॉर्म वुड, ये डेड टिश्यूज होते हैं और वुड बनाते हैं, गलत है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर डिवाइड करने की प्रॉपर्टी होती है, वो कोशिका जो विभाजित कर सकते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें क्षमता है डिवीजन की, उनको हम क्या बोलते हैं? वो होती है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज विच हैव द प्रोबेबिलिटी टू डिवाइड, जिनमें डिवीजन की प्रोबेबिलिटी होती है, और ये पौधे की ग्रोथ करना, तने की ग्रोथ करना, जड़ों की ग्रोथ करना, उसके लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। सबसे पहला, दीज आर डेड टिश्यूज एंड फॉर्म वुड, ये मरे हुए टिश्यूज होते हैं और वुड बनाते हैं, नहीं, गलत। तो ये क्या हुआ भाई, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट तो हमारा हो गया गलत। वुड जो बनाते हैं वो होते हैं हमारे स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरन कायमा लिग्निन के साथ जुड़कर वुड बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट ड्यू टू देयर थिक एंड वॉल, इनके पास थिक वॉल होती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो क्या थिक वॉल्स होंगी? नहीं, ऑब्वियसली ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी सही आंसर नहीं है भाई, गलत है ये भी, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है। चलो नेक्स्ट, दीज आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ट्री ओनली, क्या ये पेड़ की छाल पे ही पाया जाता है? बताइए, क्या ये पेड़ों की छाल पर ही पाया जाता है? नो, ये सिर्फ पेड़ों की छाल पे नहीं पाया जाता, ये जड़ों में भी होता है, ये ऊपर तने पर भी होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ हमारा, गलत हो गया, ये भी गलत है भाई, ये तो सिर्फ बाग पे नहीं पाया जाता। फाइनली आंसर क्या बचा, इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनमें डिवाइड करने की क्षमता होती है, विच हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, इनके पास कैपेसिटी होती है ये डिवाइड कर सकें, ये क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अपने आप को तोड़ सकते हैं, इनके अंदर क्षमता होती है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वो टिश्यूज विच हैव द प्रोबेबिलिटी टू डिवाइड। आगे चलें, अब डिवीजन कहाँ का चाहिए, डिवीजन चाहिए तने पे, पेड़ को या तो ऊंचा बढ़ना है या चौड़ा होना है, जड़ें नीचे जानी है या ऊपर बढ़ना है, तो इसकी जड़ों में भी पाए जाते हैं, ऊपर तने पे भी पाए जाते हैं, स्टेम में भी पाए जाते हैं, ये सारी जगह पे जहां जहां पर भी डिवाइड करना है, जहां जहां पर भी इसको ग्रोथ चाहिए, वहां वहां ये पाए जाते हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल, सबसे पहले सेल की खोज किसके द्वारा की गई? सबसे पहले सेल की खोज किसके द्वारा की गई? इसका आंसर बताओ, सबसे आसान क्वेश्चन है भाई गॉड, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। सबसे पहले सेल की खोज करने वाले इंसान थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने कब करी थी, 1665 में, ठीक है, इन्होंने कब करी थी, 1665 में। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, जिस जमाने में इन्होंने खोज करी उस जमाने में हमारे पास में माइक्रोस्कोप ही नहीं था। जब माइक्रोस्कोप नहीं था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाथ में दो लेंस, टेम्परेरी माइक्रोस्कोप बनाया, हाथ में लेंस पकड़ा, टेढ़ा सीधा किया, किसी चीज से उसको जोड़ करके चेक किया। इन्होंने किस पर काम किया, इन्होंने काम किया पेड़ की छाल पर, पेड़ की बाहरी परत पर, जो छाल होती है ना, जिसको हम कॉर्क भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जो शैंपेन होता है, शैंपेन की बॉटल्स में जो ढक्कन लगा होता है उसे कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, ढक्कन जो होता है दैट इज कॉर्क, उड़ाते हैं, या फिर आप शटल कॉक खेलते हो, पीछे होता है, इसमें एक केमिकल लगता है। ये कॉर्क क्या होती है, पेड़ की छाल ही होती है, ये पेड़ की जो छाल होती है ये क्या करती है, इसके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, इस केमिकल का नाम होता है स्यूबरिन, ठीक है, इस केमिकल का नाम होता है स्यूबरिन।
ठीक है, इस केमिकल का नाम होता है स्यूबरिन, ये शायद एच बन गया है, आप इसको स्यूबरिन लिख लेना। स्यूबरिन होता है एक केमिकल, पौधा रिलीज करता रहता है। उस पौधे को रिलीज करने की वजह से क्या होता है, ये कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं, उन कोशिकाओं के बीच बीच में आकर के इकट्ठा हो जाता है। जब ये कोशिकाओं के बहुत सारे बीच बीच में आकर के इकट्ठा हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये उसको इम्पर्मिएबल कर देता है। भाई वो क्या करता है, वो वहां से बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, ना पानी को आने देगा ना हवा को आने देगा। इसीलिए वो कहाँ यूज होता है, वो यूज होता है हमारे बॉटल के ढक्कन में या शटलकॉक्स में, इन सब चीजों, शटलकॉक के वो जो पीछे होता है ना वहां, ये वहां सब पर यूज होता है। अब जहां पर ये सब यूज होता है, जहां पर सबरिन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सबरिन की वजह से ये डेड हो जाता है, तो इन सब चीजों में कमर्शियली इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब रॉबर्ट, सॉरी इसका आंसर इज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन ने, जब रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था माइक्रोस्कोप में, तो 1665 के अंदर उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था। उन्होंने कॉर्क पर देखा, कॉर्क पर देखा तो वो डेड होता है, मरा हुआ सेल होता है। तो इनको इसमें कुछ नजर नहीं आया, इनको नजर क्या आया, मधुमक्खी के छत्ते जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इनको बाहर सेल वॉल नजर आई, इसके अलावा ये कुछ नहीं देख पाए क्योंकि इसमें कुछ नहीं था। फिर आए हमारे एंटनी वॉन लीवेनहुक। लीवेनहुक ने क्या करा, लिविंग सेल पे काम किया, बारिश का पानी लिया, बारिश के पानी को ऑब्जर्व करने लगा। इस समय तक हमारे पास में माइक्रोस्कोप था जब लीवेनहुक ने काम किया। इनका पूरा नाम है एंटनी वॉन लीवेनहुक। इन्होंने काम किया, इन्होंने बारिश के पानी पे काम किया और उससे क्या निकाला, बैक्टीरिया निकाला, जीवाणु निकाला, और जीवाणु पे काम करना इन्होंने क्या करा, शुरू किया। जब ये जीवाणु पे काम करते रहे, जब ये इनका काम जीवाणु पे चलता रहा, तो इन्होंने पहली बार जीवाणु की भी खोज कर दी। और क्योंकि उस समय तक कोई सूक्ष्म जीव खोजा ही नहीं गया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इनको फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। रेडोल्फ विर्चो, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ओमनीज ई सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमनीज ई सेल्यूला ए सेल्यूला। इनके अनुसार जो भी कोशिका बनती है वो पहले पाई जाने वाली कोशिका से बनती है। एक कोशिका दो में विभाजित होती है, एक सेल डिवाइड होता है दो में, और वो दो फिर फर्दर चार में, फिर आगे आगे ऐसे ऑन करते हुए ये डिवाइड होता रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से हमारा, इसी के कारण हमारे सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने। आगे चलें, एक्चुअली सेल थ्योरी के अंदर एक लाइन ऐड करी थी उन्होंने। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन होती है खाद्य श्रृंखला। जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं, सारे के सारे जीव, ठीक है, सारे के सारे जीव खाने के लिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर निर्भर करते हैं। पर जो अपना खाना खुद बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं निर्माता। तो कभी भी जब फूड चेन शुरू होती है तो वो हमेशा हरे पौधों से शुरू होती है, या फिर शुरू होगी डेड से, मरे हुए से। अगर मरे हुए से शुरू होगी तो वो अलग फूड चेन होती है। और ये फूड चेन्स तीन तरीके की होती हैं, ग्रेजिंग, डिट्रीटस, या तीसरी होती है पैरासिटिक। ये तीन टाइप की फूड चेन होती है। फिलहाल हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई इसमें से कौन किस पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, देखो, घास को ह्यूमन ने खाया, ह्यूमन को फिश ने खाया, सही है? क्या ये सही है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। घास को गोट ने खाया, गोट को ह्यूमन ने खाया, ये सही है। घास को खाया बकरी ने, बकरी खा गए इंसान, ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पढ़ते हैं, ट्री, पेड़ों को खाया पेड़ कटर ने। पेड़ कटर क्या होते हैं, वो जो होते हैं ना, जो पेड़ों के ऊपर, पेड़ों से खाते रहते हैं कुछ कुछ, उन्हें पेड़ कटर कहते हैं। मतलब एक प्लांट होता है ये, एक बर्ड होता है ये। तो पेड़ों को खाया पेड़ कटर ने, ट्री कटर ने, या पेड़ काटने वाला जो जीव होता है उसने। और उसके बाद में उसको किसने खा लिया, उसको खा लिया टाइगर ने। ठीक है, उसको किसने खा लिया, उसको खा लिया टाइगर ने। अब क्या ये सही है, क्या टाइगर पक्षी भी खाता है ना? नेक्स्ट आ जाओ, गोट को खा लिया काऊ ने। क्या बकरी को काऊ खाती है? काऊ क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है? काऊ तो हर्बीवोर्स है, काऊ तो नहीं खा सकती गोट को। तो करेक्ट आंसर इज योर बी, ये खाद्य श्रृंखला बिल्कुल सही है। 7,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू विल हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जहां पर मूवमेंट चाहिए होती है वहां पर क्या चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल। जहां स्टिफनेस भी चाहिए और जहां मतलब एक ऐसी चीज चाहिए कि भाई जो चीज अपने सरफेस एरिया को बढ़ाकर काम ज्यादा कर सके, वहां होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। नर्वस टिश्यू ब्रेन का काम करती है, ब्रेन को मैसेज लाना ले जाना का जो भी काम होता है नर्वस टिश्यू का होता है। इसका दूसरा नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन के पास में कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं पाया जाता, मतलब इसके पास एक्चुअली प्रोटीन्स पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू के पास भी बहुत प्रोटीन नहीं होता। ब्लड के पास जो भी प्रोटीन होता है वो एक से दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाने और लाने का काम करती है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको पता है हड्डियों के पास, इसलिए जब हड्डियां टूट जाती हैं तो हमको क्या खाने बोलते हैं, बोन्स। मसल्स भी प्रोटीन की बनती हैं पर कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ by an unknown accident the acid secreting cell of the stomach wall of an individual are damaged, digestion of which one of the following biomolecule will be affected to the greater extent? यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भित्तियों में अम्ल रश्मि कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा जैवाणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा? सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई जो HCl है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ। ये आप लोगों को आना चाहिए कि भाई, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से नहीं आता, क्वेश्चन उल्टा भी आता है कि भाई कौन से सेल्स हैं जो एसिड रिलीज कर रहे हैं। पेट में एसिड कौन सा होता है, स्टमक में कौन सा एसिड होता है, स्टमक में जो एसिड पाया जाता है दैट इज HCl। स्टमक में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है तो ये HCl क्या करता है, क्या काम है HCl का? HCl पीएच मेंटेन करके रखता है स्टमक का, ताकि भाई जो भी एंजाइम उसमें काम करना है वो प्रॉपर्ली काम कर सके और डाइजेशन हो जाए। इनको रिलीज कौन करता है, इनको सिक्रीट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। इनको सिक्रीट कौन करते हैं, इनको सिक्रीट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स उनका नाम है। ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं आपकी स्टमक के अंदर, और ये HCl को बनाते हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि भाई अगर ये वाले सेल जो हैं, ये वाले जो सेल हैं ऑक्जेंटिक सेल्स जो है, ये जो ऑक्जेंटिक सेल अगर डैमेज हो जाए, अगर यही सेल किसी एक्सीडेंट के कारणवश डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो हम लोग किसका डाइजेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बताओ HCl की वजह से डाइजेशन होता किसका है? सबसे पहले माउथ में होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि माउथ के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ठीक है, फिर दूसरा बात करते हैं कि भाई इसके अंदर पेट में किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो यहां से चल रहा है, यहाँ स्टमक में जाएगा। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रॉपर पूरा नहीं होता, पर इसकी चर्निंग मूवमेंट शुरू हो जाती है, मूवमेंट शुरू हो जाती है। 3 से 4 घंटे तक वो स्टमक में रहता है और HCl उसके साथ मिक्स हो जाती है। ठीक, तो अगर हम बात करें डाइजेशन किस किस का होता है, तो प्रोटीन का भी होता है एंड कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, पर डाइजेशन जो माउथ से चलता आ रहा है वही चलेगा। ठीक है, समझ में आप? तो इसका आंसर क्या होगा, डी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगर ये पूछता भाई कि माउथ में किसका डाइजेशन होता है, अगर ये पूछता कि माउथ में किसका डाइजेशन होता है, तो माउथ में होता है कार्बोहाइड्रेट का। कौन करता है, अल्फा सलाइवरी एमाइलेज। पेट में किसका होता है, प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन का। कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। तो अगर वो पूछ रहा है कि एक्सटेंट पर, ग्रेटर एक्सटेंट पर, सॉरी ये कोई आंसर नहीं होगा। अगर वो ये पूछ रहा है कि भाई ग्रेटर एक्सटेंट पर सबसे ज्यादा किसका नुकसान होएगा, तो प्रोटीन का। इसका आंसर होगा प्रोटीन।
ठीक है, चले आगे। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है पर बहुत एक्सटेंट पूछ रहा ना, वो पूछ रहा सबसे अधिकतर प्रभावित होता है, तो अधिकतर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। क्यों सिर्फ कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? माउथ में। अगर किसी कारणवश लार ग्रंथियां निकालनी पड़ जाए, सलाइवरी ग्लैंड निकालनी पड़ जाए, तो हमारा लार ग्रंथि, अदरवाइज हमारा मतलब कार्बोहाइड्रेट इफेक्ट नहीं होएगा। लिपिड भी नहीं होएगा। लिपिड क्या होता है? लिपिड एक तरीके का फैट्स होता है, और लिपिड जो फैट्स होता है ये हमारी बॉडी बनाती है। जो भी आप फैट्स खाते हो भाई, जो भी आप फैट्स खाते हो इसके फॉर्म में, तेल, घी, बटर, ये सब जो भी आलू खा रहे हो, स्टार्च खा रहे हो, जो भी आप लोग खा रहे हो फैट्स एंड ऑल, उसको तोड़ करके हमारी बॉडी जो सेल जो होता है खुद फॉर्म करता है लिपिड को। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए इज करेक्ट? डीएनए में से, डीएनए के लिए इसमें से कौन सा कथन सही है? 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटरी मटेरियल होता है अनुवांशिक पदार्थ, मतलब माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में ट्रैवल करता है। और हाँ, डीएनए एक ऐसी चीज होती है जो माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में और बच्चों से बच्चों में ट्रैवल करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। आप देखो, हमारी जो शक्ल है हमारे माँ बाप पर जाती है। नोज, नोज जो होती है वो ज्यादातर पापा पर मिलती है। 99.9% केसेस में नोज जो होती है वो पापा पर जाती है। तो हमें कैसे पता हमारे पापा की नोज कैसी है? वो हमें कहां से पता लगेगा? वो कोई ना कोई चीज तो आती है भाई, जो मैसेज लेकर आती है कि भाई देख, तेरे पापा की नोज जो थी ना वो ऐसी ऐसी थी, तूने भी क्या करना है, ऐसा ऐसा बना देना है। तो वो चीज क्या है? वो चीज है डीएनए। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर लाता है। ये प्रूफ किसने किया था? ये प्रूफ किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हार्शियन चेस। हार्शियन चेस नाम था। हार्शी एंड चेज नाम था इनका। मतलब हार्शी और चेज दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट से हमको पता लगा कि भाई जो डीएनए होता है ये आनुवांशिक पदार्थ है, ये एक जीव से दूसरे जीव में चला जाता है। ठीक है, इससे हमें पता लगा था कि भाई ये एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। हार्शी एंड चेज, ये दो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनके द्वारा हमें पता लगा था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक वांशिक पदार्थ है या अनुवांशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे में जाता है। ऑल सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए का हर सेगमेंट प्रोटीन बनाता है? बताओ। चलो पहले नीचे से देखते हैं। डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने आपको 2018 के क्वेश्चन में भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, पर इसके पास जी और सी का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर डीएनए इज डबल हेलिकल विद टू न्यूक्लियोटाइड चेन विच रन एंटी पैरेलल। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, बिल्कुल सही होता है। डीएनए कैसा होता है? डीएनए जो बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, डीएनए जब बनता है तो वो बनता है कुछ इस तरीके का। आगे चलें। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ मतलब ये दो श्रृंखलाओं से मिलकर के बना है। पर इसकी ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। ये जो होता है ना, इसकी ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है। ये 3' है, तो ये जुड़ेगा किससे? ये जुड़ेगा 5' से। अब ये 3' 5' है तो इसका दूसरा एंड 3' होगा, तो इसके पास में ये उल्टा होगा। 3 और 5 साथ में आते हैं, 5 और 3 साथ में आते हैं, 5 5 3 और 3 साथ में नहीं आते। वो यही बोल रहा है। जो न्यूक्लियर डीएनए है, जो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला डीएनए है, वो डबल हेलिकल होता है। हाँ, दो हेलिक्स से बने, दो स्ट्रैंड है हेलिकल और हेलिक्स है, और इसके पास दो न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जो कि एंटी पैरेलल चल रही होती है। देखो एंटी पैरेलल चल रही है ना,
3 to 5, 5 to 3। ठीक है, समझ आया? अगला क्वेश्चन करें, मतलब इसका आंसर करेक्ट क्या होगा पहले वो देखते हैं। हर सेगमेंट डीएनए का प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता, हर सेगमेंट नहीं करता, कुछ करता है कुछ नहीं करता, पर हर सेगमेंट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, साल ट्री। साल ट्री कहां मिलता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री। साल ट्री क्या है एक्चुअली, बताइए। साल ट्री, साल की लकड़ी होती क्या है? साल ट्री होता क्या है? ये भी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, साल वृक्ष क्या होता है, साल ट्री क्या होता है, ये बताना है। जो साल ट्री होता है ये एक स्पेशल ट्री होता है जो बहुत लंबा सा होता है। अब ये क्या, कहाँ पाया जाता है? ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री मतलब ये वो ट्री है जो हमेशा हरा भरा रहता है। ये वो ट्री है जो आधा हरा रहता है आधा नहीं। ये ड्राई डेसिडियस ट्री है। ड्राई डेसिडियस तो देखो हो ही नहीं सकता, पेड़ है हरा है, ये कभी भी वहां नहीं जा सकता जहां पर ड्राई चीजें रहती हो, मतलब ये सूखे एरियाज में नहीं पाया जाता, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ये मॉइस्ट एरिया में भी नहीं देखने मिलता। ये मॉइस्ट एरिया में देखने को क्यों नहीं मिलता? जहां पे नमी होगी वहां ऐसे पौधे होंगे जो, जिनके जो पत्ते होते हैं या जो पहले तो नमक का पानी एब्जॉर्ब कर सके, जैसे मैंग्रोव वगैरह, या जहां पे मॉइस्ट कंडीशन होगी वहां पर फल फूल वाले पेड़ ज्यादा देखने मिलते हैं। साल की लकड़ी आती है एक्चुअली, साल की लकड़ी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को, ये क्या है मतलब जो साल ट्री होता है ये क्या होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री होता है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष होता है। इसके पत्ते कभी कभी पूरे नहीं झड़ते, कहीं ना कुछ पत्ते रह ही जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं साल ट्री। कोई दिक्कत? आगे चलें, कोई दिक्कत? डन। चलिए, आज के लिए इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताइए कि 10 क्वेश्चन करे हम लोगों ने, इस 10 क्वेश्चन में से आपको कितने आते थे, आपका कितना करेक्ट हुआ, कितना गलत हुआ। जो भी पॉइंट्स मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताती हूँ, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं ना कहीं मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया डीएनए डबल हेलिकल होता है, 2 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है। या हार्शी और चेस का नाम लिया, तो इस पे क्वेश्चन हार्शी और चेस पे पहले भी आया हुआ है। पूछा गया था कि भैया जो डीएनए है ये वांशिक पदार्थ है, ये आपको कैसे पता लगा, किसने बताया था ये? तो ये हमको किसने बताया था? ये हमको बताया था हार्शियन चेज ने, हार्शियन चेज का एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है, तो ये हमको कैसे पता लगता है? ये हमको पता लगता है एक्सपेरिमेंट, सॉरी एक्सपेरिमेंट किसने किया? हार्शियन चेज ने। तो जो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पॉइंट्स देती हूँ, इन पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये तो मैं वो क्वेश्चन इकट्ठा करके लाई हूं जो क्वेश्चन आ चुके हैं ईयर वाइज। ठीक है, मतलब ईयर का उठाकर, और इसके साथ साथ इसके ऑप्शंस पर क्वेश्चंस बहुत सारे पहले आ चुके हैं। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है, वो एक मैं आपको धीरे धीरे प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, सो दैट कि एक टाइम भी ना हो जब ये क्वेश्चंस, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि भाई आना तो है, क्वेश्चंस तो आने हैं 15 के अराउंड, 15 से 16 के अराउंड क्वेश्चंस आने हैं, तो भाई 15-16 क्वेश्चंस आने हैं, तो हम इसका रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के इतने रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, आज जो ऑप्शन है कल वो क्वेश्चन बनकर आएगा। इसीलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस बता देती हूँ, जो गलत है वो भी बता देती हूँ कि भाई कल इस पे क्वेश्चन आए तो आपको बताओ। ठीक है, चलें। बाकी आप लोग मुझे किसी भी जगह पर, अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको मुझसे कुछ पूछना है 24/7, तो आप किसी भी जगह पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया साइट पर। मेरा नाम नूपुर गुलाटी है। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जहां पर आपको लगता है आप कन्वीनियंट है, आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब में मुझे डेफिनेटली अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि भाई जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो ये तो मुझे जरूर बताना। कुछ लोग हैं जो रेगुलर हैं, जो फर्स्ट वीडियो भी देखी, जिन्होंने सेकंड पे भी कमेंट्स किए, वो लोग मुझे जरूर बताइए कि भाई आप लोग के कितने क्वेश्चन सही थे, कितने नहीं, कितने आपको आते थे, कितने नहीं। ठीक, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।